अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटा सा अफ़साना, जिया अब्बासी का बेटी। एक सोशल इशू पे है, बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। आप लोग ज़रूर सुनिए। किचन में काम करती वो साथ साथ कमरे से आती आवाज़ों को सुनते हुए बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। जहाँ उसके दोनों भाई और अम्मा उसके मुतालिक ही बात कर रहे थे। आज फिर सारे काम करने के बावजूद भी अम्मा ने उसे गालियों से नवाजने के साथ साथ खरी खरी सुनाई थी। लेकिन उसके आंसू की वजह ये नहीं थी, क्योंकि ये तो रोज़ का मामूल था। उसके आंसू की असल वजह तो आने वाला रिश्ता था, जिसके इनकार पर अम्मा ने गालियाँ देने के साथ सीधा उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगा दिया था। बेगैरत की बच्ची, बोल, इसको अपना रिश्ता लेकर आए, जिसकी वजह से तू इनकार कर रही है। इससे पहले हमारा मुंह काला करवाए तुझे चलता कर दूंगी। अम्मा के अल्फाज फिर याद आते उसके रोने में रवानगी शुरू हुई थी। कोई और क्या उस पर कीचड़ उछालता, इस काम के लिए उसकी अपने ही काफ़ी थे। उसने आंसू से भरी आंखों को हाथ की पुश्त से रगड़ा और एक बार फिर रोटी बेलने लगी, मगर जल्दी हाथों की हरकत रुकी थी। एक बार फिर आंसू आंखों में उतरकर हर मंजर को धुंधला कर गए थे। मोहल्ले में मौजूद चौथे नंबर पर बने इस घर में अशफाक खटक अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ एक अरसे से रह रहे थे। इनके बच्चों में पहले नंबर पर उनका बड़ा बेटा जिब्रान, जो आईकॉम के बाद कंपनी में जॉब करने लगा था। वहीं दूसरे नंबर पर इकलौती बेटी अरीबा, जो अभी कॉलेज में थी। तीसरा और आखिरी बेटा रिजवान, जो 10वीं जमात में ज़ेर तालीम था। इस छोटी सी फैमिली में यूँ तो अशफाक खटक घर के सरबराह थे, मगर घर में इनसे ज़्यादा इनकी बीवी सीमा बेगम की चलती थी, जो बेटी के आगे अपने दोनों बेटे को ज़्यादा अहमियत देती थी। पर जब कभी इस बात पर अशफाक खटक उन्हें टोक देते तो फ़ौरन पंजे तेज़ करती मैदान में उतर आती थी। आप बीच में नहीं बोला करें, आपकी शय पर बिगड़ती जा रही है वो। इन बातों का नतीजा ये निकलता कि अशफाक खटक फिर सारे मामलात में गैर जानिबदारी से काम लेते थे। तो दूसरी तरफ वक्त गुजरने के साथ अम्मा की ज़बान से अदा होते अल्फाज बेटों के मुंह में भी आने लगे थे। कभी कभी तो वो दोनों भाई किसी न किसी बात पर अरीबा पर हाथ साफ भी करने से बाज न आते थे, जिस पर वो माँ सिवाय आंसू बहाने की और कुछ ना कर पाती, कि यहाँ सुनने वाला कोई था ही नहीं। बचपन से ही रोक टोक मारपीट का नतीजा ये निकला था कि वो दुम्बे और दबने और डरने की बजाय बागी हो गई थी, और अब अक्सर अम्मा और भाइयों को जवाब दे देती थी, जिस पर इश्तियाल में आकर डंडे से वो उसकी खूब तवाज़ा किया करती थी। कसूर शायद सीमा बेगम का भी न था। उनकी अम्मा ने भी तो बेटी के आगे हमेशा बेटों को अहमियत दी थी। फिर पुरानी सोच रखने वाली क्यों ना बेटा बेटी में फ़र्क करती। दफ़ा हो जाए इस घर से, जान छोड़ दे हमारी, शादी कर और निकल जा। आज फिर किसी बात पर सीमा बेगम को गुस्सा आया था, जिस पर वो फिर उसे तानों और गालियों से नवाज रही थी। कहाँ जाऊँ, घर से भाग जाऊँ? ज़ब्त जवाब दे गया तो उसकी भी आवाज़ निकली थी। अभी क्या शोर मचा रखा है? छुट्टी वाले दिन भी घर में सुकून से नहीं रह सकते? बड़े भाई तक आवाज़ पहुंची तो वो भी चीखते चिल्लाते अपना हिस्सा डालने कमरे में आए थे। शादी करे और निकाले इसे घर से, इसने ही घर का माहौल ख़राब कर रखा है। वो घर से गुस्से से चिल्लाए, क्यों जाऊँ मैं? ये मेरे भी बाप का घर है। घर से निकालने वाली बात अरीबा को ताज़ियाने की तरह लगी थी, तभी खुद को बोलने से रोक न सकी। निकल निकल यहाँ से, तू इस काबिल नहीं है तुझे घर में रखा जाए। नमक हराम औरत, ससुराल में जो जूते खाएंगी। शादी कर और निकाले इसे, वरना एक दिन हम सबका मुंह काला करेंगी ये गलीज़ औरत। जिब्रान बोलने पर आया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि सीमा बेगम इसके अल्फाज के बजाय घर से बाहर तक जाती आवाज़ों की फिक्र होने लगी थी, कि कहीं पड़ोसी सुनकर तमाशा देखने घर ही ना आ जाए। चुप हो जा, लोग जमा हो जाएंगी तेरी आवाज़ सुनकर।
होने दे जमा, इसकी वजह से मेरी शादी भी नहीं हो रही है। शादी करे और निकाले इसे घर से, मैं तो इसके जनाजे में भी शरीक नहीं होऊंगा। अरीबा ज़ब्त से सुनती भाई को देख रही थी। ये सब उसके लिए रोज़ का मामूल था, पर फिर भी उसे रोना आ रहा था। अगर इन दोनों की शादी में ताख़िर हो रही है तो ये इसका कसूर तो ना था। वह आंसुओं पर बन बांधती कमरे से निकली, मगर दूसरे कमरे में आते ही उसका ज़ब्त जवाब दे गया, जिसके बाद वो मुंह पर हाथ रखे अपनी आवाज़ों का गला घोटती, आंसू बहाती अपने मरने की दुआएं मांगती रही। उसके मरने की दुआएं तो कबूल नहीं हुई थी, मगर जल्द ही उसका एक और रिश्ता आ गया, जिस पर नापसंदीदगी के बावजूद उसने खामोशी इख्तियार कर ली। भाई तो पहले ही मंगनी शुदा थे, इसलिए इन दोनों की शादी में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और वो रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। शादी के शुरू में तो सब ठीक रहा था कि सब नई नवेली दुल्हन के नाज उठा रहे थे, पर ना जाने क्यों अपने माजी की ज़िंदगी को देखते हुए उसके दिल में खौफ सा बैठ गया था, जो उसे चैन ही नहीं देने देता था। वक्त गुजरने लगा। जब उसकी शादी को 1 साल से थोड़ा ऊपर का वक्त गुजरा तो ससुराल वालों की तरफ से औलाद न होने के ताने मिलने लगे, जिसके बाद बात 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 पर लड़ाई झगड़ों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। अब अगर तुमने अम्मी से ज़बान चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमीज़ खा जाने वाली नज़रों से उसे देखते गुर्राया। वो अभी दफ्तर से घर लौटा था, मगर घर आते ही माँ की तरफ से मिलने वाली बीवी की शिकायत तो उसने उसका दिमाग घुमा कर रख दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो ही चुप, बिल्कुल चुप। एक तो औलाद नहीं दे सकी, ऊपर से ज़बान दराजी भी शुरू कर दी। जल्दी ही तुम्हारा इंतज़ाम करता हूँ, वो गुस्से से कहता घर से बाहर निकल गया। जबकि अरीबा, जो ससुराल आने के बाद अपनी ज़बान को ताले लगा चुकी थी, अब आंसू बहाती ये सोच रही थी कि कब उसने सास की तरफ से मिलने वाले तानों के दरमियान अपनी ज़बान चलाई। रमीज़ की धमकी सिर्फ धमकी साबित नहीं हुई। आने वाले कुछ ही दिनों में उसने अरीबा को खौफ को हकीकत का रूप पहनाया। जब एक दिन वो काम के बहाने घर से निकला, पर वापसी पर ही अपने साथ एक औरत को घर ले आया। ये कौन है रमीज़? सवाल माँ की तरफ से हुआ था। ये आरज़ू है, मेरे दफ्तर में ही काम करती थी। हम दोनों ने शादी कर ली है। अल्फाज थे कि गोया पिघला हुआ शीशा जो अरीबा के कांधों में उंडेला गया था। कुछ भी कहे बगैर वो अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करती आंसू बहाने लगी। दिल में आया कि घरवालों को फ़ोन करके अपने ऊपर गुजरी हुई इस क़यामत के बारे में बताएं, पर ससुराल में भी जूते खाएंगी। अम्मा और भाइयों की बातें याद आते ही वो वक्त की सितम ज़रीफ़ी को भी खामोशी से सह गई कि उसके पीछे लड़ने वाला तो कोई था ही नहीं जो उसके हक़ में बोलता। और फिर वक्त यहाँ थमा नहीं था। रमीज़ की दूसरी शादी ने ससुराल में उसकी हैसियत मुलाजिम की सी कर दी थी, जिसके पास घर के काम के सिवाय कुछ ना था। उसका दिल चाहता था सब छोड़ छाड़ कर वापस अपने माँ बाप के पास चली जाए, मगर भाई भाभी और माँ के तानों को सुनने की हिम्मत उसमें ना थी। इसलिए एक बार फिर अपने मरने की दुआएं मांगना शुरू कर दी थी, जो कबूलियत का दर्जा अब भी नहीं रखती थी। मैं कह रही हूँ इसे तलाक दो, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आज सुबह ही आरज़ू वक्फे वक्फे से लड़ने में लगी थी। वजह इसका चिड़चिड़ापन था, जो उम्मीद से होने के बाद उसकी तबीयत में शामिल हो गया। यूँ तो पहले भी अरीबा को पसंद नहीं करती थी, मगर आज रमीज़ को उससे बातें करते देख कर उसे ये मंज़र एक आँख नहीं भाया था, जिसकी वजह से घर में एक तूफ़ान बरपा हुआ था, जो ना जाने अपने साथ क्या कुछ बहा कर ले जाने वाला था। तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कमरे में चलो। रमीज़ ने उसे ठंडा करना चाहा। नहीं, आज या तो ये रहेंगी या मैं, वो भी ज़िद पर अड़ी थी। जबकि अरीबा आंखों में खौफ लिए इन दोनों को देख रही थी। सास ससुर भी बहू की तबीयत के बायस उसे नरमी से समझा रहे थे, मगर वो थी कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। इसी लड़ने झगड़ने और समझाने में जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो अरीबा ने वो सितम भी देखा था, जिससे बचने के लिए वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, रमीज़ ने आखिरी बार कहा था अपनी महबूब बीवी की खातिर। वो उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका था।
अरीबा ने हारे हुए जुआरी की तरह एक नज़र सब पर डाली और अपने सुन होते दिमाग और बेदम होते कदमों से चलती हुई कमरे में चले आई। इस घर से हमेशा के लिए जाने की खातिर अपनी अलमारी खोलकर उसने हाथ आगे बढ़ाया था। ना जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी कि वो जो पहले ना कर पाई थी अब बिना सोचे समझे ही कर गुजरने का इरादा रखती थी। अम्मा, काश मैं बेटी ना होती तो आज ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना होती। कहने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बेटियों के दो घर होते, लेकिन मैं बताना चाहूँगी हकीकत में बेटी का कोई घर नहीं होता जहाँ वो अपने कदम जमा सके। उसकी बंद होती आंखों में शिकवा उभरा था, जिसके साथ ही हर तरफ अंधेरा छा गया। हराम मौत, मरकर हमेशा के लिए जहन्नम कमा ली। बर्दाश्त नाम की तो चीज़ ही नहीं है आजकल की लड़कियों में। ज़रा ज़रा सी बात पर खुदकुशी करने चल पड़ी। लोग तो यही कहेंगे ना, ससुराल वालों ने मार दिया। आज रीबा को गुजरे 100 साल हुआ था। अब भी कहीं महफिल में उसका जिक्र आता था, लोग यूं ही हराम मौत को गले लगाने पे अफसोस का इजहार करते हुए उसके जहन्नम में होने पे मोहर लगा देते थे, जिसकी दुनिया भी शायद किसी जहन्नम से कम न थी।